कर्नाटक चुनाव के लिए आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री बसवराज बोमई, बीएस येदियुरप्पा इस घोषणा पत्र को जारी करेंगे। बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र सुबह 11 बजे बेंगलुरु में जारी किया जाएगा। बीजेपी के घोषणा पत्र के लिए 224 विधानसभा क्षेत्रों पर जनता से सुझाव मांगे गए थे, जो कि वेबसाइट, व्हाट्सएप और QR कोड के जरिए मांगे गए थे। सार्वजनिक स्थानों पर पार्टी रैलियों में डिब्बे रखे गए थे, जिसमें जनता ने पत्र के जरिए सुझाव डाले थे। इस घोषणा पत्र की थीम होगी प्रजाध्वनि, यानी जनता की आवाज। वहीं जेडीएस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जहां महिलाओं को 1 साल में 5 कुकिंग सिलेंडर देने का वादा किया है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को हर महीने 6,000 रुपए, विधवा महिलाओं को 900 रुपए की जगह 2500 रुपए सहायता राशि और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5,000 रुपए सैलरी देने का ऐलान किया है। साथ ही 15 साल की सेवा पूरी करने वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की घोषणा भी है। सरकारी कॉलेज में पढ़ाने वाले 60,000 छात्रों को मुफ्त 6.8 लाख साइकिल और ईवी मोपेड वितरित करने का प्रस्ताव भी रखा है। कर्नाटक चुनाव में बयान को लेकर सियासत जारी है। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के गाली वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, अगर मेरे परिवार को इन लोगों ने क्या क्या अपशब्द कहे हैं बताने पर आ जाऊं तो किताबों पर किताबें छपवानी पड़ेंगी। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जिनको आपके दुख से कोई मतलब नहीं, आपके सामने आकर अपना रोना रोते हैं। उनके दफ्तर ने एक लिस्ट बनाई है, आपकी समस्याओं की नहीं बल्कि तथाकथित गालियों की एक लिस्ट बनाई है। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना है। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस का प्रचार जारी है। कल प्रियंका गांधी ने रैली और जनसभा कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। आज राहुल गांधी राज्य में 3 रैलियां करेंगे। उनकी पहली रैली 11:30 बजे तुमकुर जिले के तुरुवेकरे में होगी। दूसरी रैली 1:15 बजे हासन जिले के आरसी केरे में तय है और तीसरी रैली शाम 4 बजे चामराजनगर में होगी। तो वहीं आज पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु में 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा शाम 4:30 बजे चामराजनगर में चुनावी रैली को संबोधित भी करेंगे। आज पहलवानों के धरने का 9वां दिन है। पहलवान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। तो वहीं इनको खिलाड़ियों के साथ साथ राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। रविवार को भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण भी जंतर मंतर पहुंचे और पहलवानों से मुलाकात की। साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी रविवार को जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरा परिवार पहलवानों के साथ है, उन्हें न्याय दिलाने में मदद करेंगे। आपको बता दें कि एक दिन पहले प्रियंका गांधी भी पहलवानों से मिलने के लिए जंतर मंतर पहुंची थी। वहीं दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले 7 पहलवानों को सुरक्षा मुहैया करवाई है। पुलिस ने सभी पहलवानों से उनके बयानों से संबंधित पूछताछ भी की। बयान जल्द ही दर्ज किए जाएंगे। सभी पहलवानों को एक PSO दिया जा रहा है। नाबालिग महिला पहलवान हरियाणा में है। ऐसे में दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस से बात कर रही है, वहीं से PSO उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। मामला संवेदनशील है, ऐसे में जाँच के लिए SIT का भी गठन किया जा रहा है। वहीं WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण ने कहा है कि वो इस्तीफा देने को तैयार हैं अगर इससे प्रदर्शन खत्म हो जाता है। मेरे इस्तीफा देने से अगर पहलवान घर चले जाते हैं और आराम से सोते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरी तरफ WFI के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि ये पूरी साजिश कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा और रेसलर बजरंग पुनिया ने रची है। ये लड़ाई खिलाड़ियों के हाथ से निकल चुकी है। पॉलिटिकल पार्टियों का इसमें प्रवेश हो चुका है। ये खिलाड़ियों की स्वयं की आवाज नहीं, ये आवाज बनाई गई है और सिखाई गई है। महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा है। ये लड़ाई अब खिलाड़ियों के हाथ से निकल चुकी है। ये पॉलिटिकल पार्टियों का इसमें जो है प्रवेश हो चुका है और जिसके लक्षण मुझे कम से कम पहले दिन से दिखाई पड़ रहे थे और मैं देख रहा था कि ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है ये खिलाड़ियों की स्वयं की आवाज़ नहीं है, ये आवाज बनाई गई है, सिखाई गई है। कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है, जहां पीएम मोदी की गाड़ी पर मोबाइल फोन फेंका गया। मोबाइल पीएम मोदी से कुछ ही दूरी पर गिरा। इसके बाद कर्नाटक पुलिस हरकत में आई और संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की। पता चला कि फोन फेंकने वाले व्यक्ति का कोई इरादा गलत नहीं था, उसने उत्तेजना में फोन फेंक दिया। जो बीजेपी कार्यकर्ता है उस व्यक्ति का पता लगा लिया गया है।
एसपीजी ने उस व्यक्ति को फोन भी सौंप दिया है। पुलिस ने बताया कि युवक पीएम पर फूल फेंक रहा था। इस दौरान उसके हाथ में मोबाइल फोन भी था और उसने गलती से फूल की जगह फोन फेंक दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मालदीव के 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान वो मालदीव को गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपेंगे। मालदीव की यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल, विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद और रक्षा मंत्री मारिया दीदी समेत कई लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान राजनाथ सिंह द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि रक्षा मंत्री की मालदीव यात्रा दोनों देशों के बीच दोस्ती का एक मजबूत बंधन बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। दिल्ली बीजेपी आज से केजरीवाल के घर के सामने अनिश्चितकालीन धरना देगी। बीजेपी का यह धरना सीएम केजरीवाल के आधिकारिक आवास की मरम्मत के लिए कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के विरोध में होगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि पार्टी फ्लैग स्टाफ रोड के 6 सिविल लाइंस स्थित केजरीवाल के आधिकारिक आवास के बाहर धरना देगी। वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एलजी को पत्र लिखा है। इसमें 27 अप्रैल को एलजी की ओर से मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र पर गंभीर चिंता जताई है। आज 1 मई है और आज से कई नियम बदल गए हैं। ट्राई के फैसले के बाद आज से फर्जी कॉल और मैसेज मिलने की संख्या में कमी आएगी। वहीं यहाँ से जीएसटी के नियम में भी बदलाव हुआ है। अब 100 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनी को 7 दिन के अंदर ट्रांजैक्शन की रसीद IRP पर अपलोड करनी होगी। वहीं अगर आपके खाते में पैसे नहीं है तो ऐसे में ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक 10 रुपए के साथ जीएसटी जोड़कर फाइन लेगा। ये फैसला पीएनबी ने लिया है। आज महीने की पहली तारीख है तो आज रसोई गैस की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। यूपी के मिर्जापुर में डगमगपुर स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां स्टेशन मास्टर को पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में बम होने की खबर मिली। जानकारी मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारियों के साथ साथ थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। पहले डॉग स्क्वाड के साथ छानबीन शुरू हुई, फिर वाराणसी से पहुंची बम निरोधक दस्ते की टीम जांच में जुट गई और जब कुछ नहीं मिला तो ट्रेन को रवाना कर दिया गया। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पुरी से नई दिल्ली जा रही थी और करीब 5:45 बजे ट्रेन में बम होने की खबर मिली थी। पंजाब के लुधियाना में दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ गैस लीक होने से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। तो वहीं जिन लोगों की जान गई है उसमें एक ही परिवार के 5 लोग हैं जो बिहार के गया के रहने वाले हैं। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर इलाके को सील कर दिया है। किसी को भी घटनास्थल पर जाने की इजाजत नहीं है। वहीं गैस रिसाव के बाद 12 लोग बेहोश भी हो गए, जिन्हें शहर के 3 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 8 को डिस्चार्ज कर दिया गया है, बल्कि 4 का इलाज जारी है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान 38 लाख रुपए के 3 इनामी नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों की पहचान पेरीमिली दमल के कमांडर बिटलू मदावी, जबकि 2 अन्य की पहचान पेरीमिली दमल के वासु और अहेरी दमल के श्रीकांत के रूप में हुई है। बता दें कि पेरीमिल दमल के कमांडर बिटलू मदावी पर 12 लाख का इनाम था। बिटलू मदावी एक छात्र की हत्या का मुख्य आरोपी था और छात्र की हत्या इसी साल 9 मार्च को हुई थी। सासाराम में हुई हिंसा को लेकर बिहार पुलिस ने बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद और शाहनवाज आलम उर्फ लखानी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से बिहार में सियासत गर्मा गई है। पूर्व बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि दंगे के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो वो किसी भी दल का क्यों न हो, कार्रवाई जरूर होगी। साथ ही नीतीश ने कहा कि बीजेपी के नेता क्या बोलते हैं वो इस पर ध्यान नहीं देते, इससे उनको कोई मतलब नहीं। वहीं बीजेपी ने पूर्व विधायक की गिरफ्तारी को गलत बताया है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर कहीं कोई घटना होती है तो उन सब चीज़ों को देखा जाता है। और अभी हाल में 2 जगह जो हुआ तो आपको पता है ना कि सब जगहों पर कितना ज़्यादा कार्रवाई हुई है। एक चीज़ पर होता है और इसके अलावे कहीं पर कोई और घटना होगी तो उस पर हमारे यहाँ पुलिस जो है और एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तौर पर सतर्क रहता है और उसी को कहा गया है कि एक चीज़ को देखिए और उसमें अगर कोई भी इसके लिए दोषी पाया जाएगा वो जाएगा, चाहे वो किसी दल का हो, कहीं का हो, इससे हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। सवाल है कि जब भी कुछ होता है तो होता है, जो पता चलता है आप लोगों को मालूम है, लेकिन बीजेपी वाला किस चीज पर बोल रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं। ये बायस्ड गवर्नमेंट है, शुद्ध वोट बैंक की। जाई नलंदा में वहां जो बाकी बहुमत समाज के लोग हैं उनकी पीड़ा क्या है कभी उनसे सुन लीजिए। वो जनता जवाब देने को बैठी हुई है, चुनाव आने दीजिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रविवार को भटिंडा के बादल गांव में पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। अनुराग ठाकुर ने बादल परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और आईपीएल चेयरमैन अरुण सिंह धूमल भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वर्गीय श्री प्रकाश सिंह बादल का जाना एक युग का अंत है।
पंजाब और पंजाबियत के लिए वो आजीवन डटे रहे और उन्होंने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज और लोगों के कल्याण के लिए काम किया। सूरत एयरपोर्ट से करोड़ों रुपए का सोना जब्त किया गया है। कुछ लोग दुबई से अवैध रूप से सोना लाते थे। सभी युवक पाटीदार परिवार के बताए जा रहे हैं। सोने की तस्करी करने वाला आरोपी सोना लाने वालों को 25,000 रुपए देता था। वहीं तस्करी के एक बड़े रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ है। एसओजी पुलिस ने सभी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद इस बात की जांच की जा रही है कि ये सोना कहां से लाए थे और कहां ले जाने वाले थे। पकड़े गए सोने की कीमत करीब 4 करोड़ 29 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।